गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं सुदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए साल में 2021 में। और बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को नया साल, और आप लोगों को इस नए साल में बहुत सारी खुशियां मिले, और आप लोगों का जो एम है, जो टारगेट है, आप लोग उसमें सफल हो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। और आज नए साल में पहली क्लास हो रही है हमारी। तो सॉरी, दूसरी क्लास। एक तो 1 तारीख को ही मैंने ली थी, बाकी आज। तो आज यहाँ पे हम लोग, आप लोगों को पता ही है कि यह यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और इस चैनल पे रोजाना सुबह 10:30 बजे से मैं आप लोगों को कुछ करंट की चीजें, कुछ एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ाता हूँ, वो भी हिंदी में। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। आप इन दोनों लिंकों को फॉलो कर लेंगे। ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ जो भी पढ़ाता हूँ वो, और मेरी जितनी भी क्लासें होती है उसका लिंक मैं अपलोड कर देता हूँ। आपको यहाँ से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और पर डे मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर का पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ। जो आप लोगों को जरूरत है वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। इस लिंक के द्वारा टेलीग्राम पे चले जाइए, या टेलीग्राम पे आप जाएंगे अनअकैडमी, अनअकैडमी स्वदीप कुमार सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल इस नाम से है, मिल जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर फॉलो कर लें। और ये जो लिंक है ना, ये वाला, ये मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है। इस लिंक को आप लोग फॉलो कर लेंगे तो जो अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे मेरी स्पेशल क्लास होती है, फ्री में होती है वो सारी क्लासेज भी, आप लोग उसको भी ज्वाइन करिए। करना कुछ नहीं है, मोबाइल ऐप आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से जा करके, और उस पर रजिस्टर्ड कर लीजिए और इस लिंक को फॉलो कर लीजिए। या वहां पर भी आप मेरा नाम सर्च करेंगे स्वदीप कुमार, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके, तो भी मेरा मिल जाएगा। इस क्लास को भी जरूर करिए। सारी लाइव क्लासेज होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरी 3 क्लासेज होती है। एक होती है 3:30 बजे, 3:30 PM पे, जिसपे मैं पढ़ाता हूँ पूरे 1 साल के, लास्ट 1 ईयर के मैंने अभी शुरू किए हैं। इस पे करंट का एमसीक्यू यानी क्वेश्चन आंसर, पूरे 1 साल के करंट के क्वेश्चन आंसर मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा। यानी मैंने इसे प्लान बनाया है कि जनवरी 2020 से शुरू करके, ये तकरीबन जून में इस बार प्री का एग्जाम है, तो मैं आप लोगों के अप्रैल या मई तक के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा दूंगा। और जनवरी का कंप्लीट हो भी गया है आज। अब इसमें फरवरी का शुरू हुआ है, तो अब फरवरी का चल रहा है। तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन करिए। इस प्रोफाइल पे जाइए, उसको फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को मेरे सारे क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद इसी पे 5 बजे से, अनअकैडमी वाले इसी चैनल पे 5 बजे से मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की क्लास ले रहा हूँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जितनी भी हमारे नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप लोग को जानना है। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, वो क्लास हो रही है यहाँ पे रोजाना 5 बजे से। ये दोनों क्लास आप जरूर से जरूर करें, ठीक है। और एक क्लास शाम को 6:15 भी होती है, 6:15 पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर यूट्यूब वाला ये क्लास कर रहे हैं मॉर्निंग वाला, तो वो वहां पे लाइव पढ़ाता हूँ इसी करंट अफेयर्स को, और यहाँ पे ऐसे। तो आप जरूर ज्वाइन करें ये तीनों क्लास, और ये जो पढ़ रहे हैं ये, और इस क्लास को जरूर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर भी। जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, आप लोग इतनी मेहनत करके लाता हूँ इसीलिए कि आप लोग पढ़ें, और इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग को अच्छा लगता है तो शेयर करें, कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। और आप लोगों को पता ही है अकेडमी पे जो एडुकेटर्स हैं, यहाँ पे 100 से भी ज्यादा एडुकेटर्स हैं। हम लोग की पूरी टीम है जो आपके लिए बैठे हुए हैं। आपके हर कदम पे यूपीएससी की तैयारी में हम लोग मदद करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं अकेडमी के, ये सारे अपकमिंग अभी शुरू होने वाले कोर्स हैं। ये है, देखिए, सब्सक्रिप्शन प्लान। 2 तरीके का प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस जो है वो कंप्लीट जीएस का रेगुलर कोर्स है। इस पे आपको जीएस के लिए लाइव क्लासेज, उसके सारे टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, आप क्लास भी अनलिमिटेड कर सकेंगे और टेस्ट सीरीज भी, और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल, यानी टॉपिक बाय टॉपिक सारा कोर्स कवर कराया जाएगा। और इसका मिनिमम फाउंडेशन का समय 1 साल लगता है यूपीएससी की तैयारी में। तो 1 साल के लिए जो इसका फाउंडेशन का फी है वो है 49,500 रुपए। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट मिलेगा, और ये आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपए।
वहीं अगर आप 2 साल के लिए ले लेते हैं 2 ईयर के लिए फाउंडेशन कोर्स, तो यह 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद इस पे भी 10% डिस्काउंट 64,800। और ये उनके लिए है जो लोग 2022 में एग्जाम देंगे यूपीएससी का, और ये उनके लिए है 3 साल का। जो जो लोग अभी 12th में हैं और 12th से ही अभी प्लान किए हैं या अभी भी 12th पास आउट हुए इसी साल, उनके लिए बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है ये। 3 साल के लिए 3 साल तक कंटिन्यू आप तैयारी करें, उसके बाद एग्जाम दें और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लें। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा और इसकी फीस होगी 81,000 रुपए। आज का दौर और पहले के दौर में यही अंतर हो गया है कि ऑफलाइन क्लासेज में 1 साल के लिए फीस लाखों रुपए, 1.5 लाख, 2.25 लाख, लाख लाख रुपए थी। इसके लिए आपको अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता था और सारी चीजें, रहना खाना, बहुत कुछ अलग से खर्च। अब ऑनलाइन में कुछ नहीं करना, अनअकैडमी ने इसीलिए सब प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आया है और बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है ये। आप घर बैठे 1 साल मात्र 44,550 रुपए में पूरा अपना कोर्स कवर कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। ये 1 साल, ये 2 साल और ये 3 साल का प्लान है। ये इस तरीके से बहुत ही बेनिफिट है आपका इसमें, बहुत ही आसान है। घर में बैठे बैठे पढ़िए और सिलेक्शन पाइए। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या है, ये जो प्लस कोर्स वाली रेगुलर क्लास की चीजें हैं सब तो रहेंगी ही रहेंगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे। जैसे क्या होता है कि आपको अगर पर्सनल कोई कोच चाहिए जो पर्सनली आपके ऊपर ध्यान दे, पर्सनली गाइड करे, तो वो इस आइकॉनिक में मिलेगा। डेली वो मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कराएंगे। पूरे स्टडी प्लान पे आपके निगरानी रखेंगे, क्या कैसे तैयारी चल रही है, आपकी तैयारी का क्रम क्या है, इन सारी बातों पे। और पर्सनली आपको फीडबैक भी मिलेगा कि हाँ आपने बेहतर किया है या यहाँ पे आपको और क्या सुधार की जरूरत है। यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस है, पर्सनल टीचर, पर्सनल कोच मिलेंगे। इसीलिए आइकॉनिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें चार्ज है, इसलिए क्योंकि पर्सनली वो आपको गाइड करेंगे। इसका जो 12 महीने का चार्ज है वो 69,500 रुपए, 69,500। लेकिन इस कोड का इस्तेमाल आप करेंगे एडमिशन के समय तो आपको 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा, क्योंकि जब भी आप यूपीएससी सीएससी में सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो वहां से आपसे एक रिफलर कोड मांगता है। तो कोड में आप एक कोड जरूर डाल देंगे, स्वदीप, SWADEEP, एक कोड डाल देंगे तो आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। यानी 1 साल की इसकी फीस हो जाएगी आपकी 62,550। और जो लोग 2 साल के लिए आइकॉनिक लेंगे 2 ईयर का, यानी जिनको 2022 में एग्जाम देना है, उनके लिए 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 96,300। और जो लोग अभी 3 साल के लिए ले लेंगे वो वही जो मैंने बताया, 12th में है या अभी अभी 12th पास आउट हुए हैं, तो 1,41,000। इस पे भी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट 1,26,900। तो बहुत ही बेहतर प्लान है, जरूर आप लोग इसको ज्वाइन करें और अपने सिलेक्शन की ओर कदम बढ़ाते रहें। ये है ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ऑप्शनल में क्या है, 12 महीने का, 24 महीने का, 36 महीने का, नहीं 1 साल, 2 साल, 3 साल और 6 महीने का है। तो 1 महीने का भी, लेकिन 1 महीने में कोई भी यूपीएससी का सिलेबस, चाहे जीएस, ऑप्शनल, ऐसे वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपका कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो इसलिए ये तो बेकार ही है। ऑप्शनल 6 महीने में होने की संभावनाएं रहती हैं। आप ऑप्शनल मिनिमम 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल, 3 साल ऐसे ले सकते हैं। जिनको इसी बार देना है दो लोग ऑप्शनल यहाँ से ले ले 6 महीने का। ये 22,500 रुपए फीस है। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये फीस होगी आपकी 20,250 में। 12 महीने का फीस अगर आप ऑप्शनल लेते हैं 1 साल का तो 27,500। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 24,750 रुपए। वही अगर आप 24 महीने का ले लेते हैं तो 40,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% 36,000। और मतलब 3 साल के लिए लेते हैं तो 50,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 45,000। तो ये सारी चीजें हैं ऑप्शनल के लिए भी, तो आप लोग देख लेंगे। ये है अनअकैडमी कॉम्बैट, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। ये लाइव टेस्ट सीरीज है, लाइव टेस्ट सीरीज ऑनलाइन तरीके से जो अनअकैडमी आपके लिए लाया है। जो लोग 2021 में प्री एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो नहीं भी दे रहे हैं वो भी ज्वाइन करें, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है, सबके लिए फ्री में है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, करना कुछ नहीं, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, वहां पे आपको यूपीएससी सीएससी का सेक्शन मिलेगा, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उसी पे आपको दिखेगा अनअकैडमी कॉम्बैट, वहीं पे आपको इनरोल करना है। यहाँ पे इनरोल करते समय भी आपसे कोड मांगेगा, तो मेरा कोड है स्वदीप, SWADEEP। कोड स्वदीप है तो आप ये डालेंगे तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप ये टेस्ट फ्री में दे सकेंगे। ये 45 मिनट का टोटल टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल 13 टेस्ट होंगे। अल्टरनेटिव संडे यानी संडे संडे होगा, संडे संडे होगा, ठीक है। और ये होगा आपका 14 दिन पे, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। और आप लोगों को पता है कि 6 महीने बचे हैं अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए।
तो इसके लिए अनअकैडमी ने यहाँ पे एक बैच शुरू किया है अभी 28 तारीख से 28 दिसंबर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। यूपीएससी प्रीलिम्स का होल सिलेबस, दोनों पेपर आपके इसमें कवर होंगे और टोटल सिलेबस टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे। टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस टोटल फ्री का होगा। पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। डाउट अगर कोई है तो उसका डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलेगा। और आगे चल के जब आप प्री मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो इंटरव्यू सेशन भी सब कुछ इसी में ऑर्गेनाइज होगा फ्री में ही। इसके लिए 6 महीने का भी बैच है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एक साल का भी फाउंडेशन बैच है, अनअकैडमी ने शुरू किया है 2022 वालों के लिए। 2023 वालों के लिए 2 साल का भी फाउंडेशन है। तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करते समय आप लोग इस कोड का जरूर ध्यान में रखेंगे। कोड है स्वदीप। इसको डालेंगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। यह आइकॉनिक का प्राइस भी आने वाले समय में हाइक होने वाला है। आप लोग ले लें। अभी मैंने आपको बताया था कि पर्सनल कोच और टेस्ट सीरीज, पूरा डेली आंसर राइटिंग वगैरह, ये सारे प्लान के साथ स्टडी प्लान, डेली कंटेंट, सब पे ध्यान दिया जाएगा। तो आप इसका भी जरूर से सब्सक्रिप्शन ले लें जिनको पर्सनल कोच के अंडर गाइडेंस में पढ़ना है। और ये है सोर्स जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ रोजाना सुबह 10:30 बजे 10:30 AM पे। तो ये सारे सोर्स हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, PIB, PRS, दैनिक जागरण, जनसत्ता, गवर्नमेंट की वेबसाइट। मुझे इनमें से जहां से भी आपके लिए बेहतर लगता है मैं वहां से आपके लिए मैटर लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आज आपके लिए क्या क्या। मैं क्या पढ़ाता हूँ आप लोगों को, डेली न्यूज पढ़ाता हूँ, कुछ रोज की खबरें, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हिंदी में, और राज्यसभा टीवी लोकसभा टीवी का जो डिबेट आता है मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरी है, वो भी मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ। तो आज भी कुछ खबरें हैं हम लोग आज पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया हूँ। आज डेली न्यूज में आपके लिए है यहाँ पे ये आज पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आकाश मिसाइल प्रणाली के बारे में। ठीक है, ये जो आकाश मिसाइल प्रणाली हमारे भारत की अपनी प्रणाली है और इसके निर्यात करने की योजना बन रही है और ज्यादातर मात्रा में निर्यात करने की। तो क्यों चर्चा में है, ध्यान से देखेंगे। दूसरा है मिशन सागर थर्ड, तो मिशन सागर परियोजना के बारे में बात हो रही है, ये भी देखेंगे। तीसरा है पारादीप बंदरगाह के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। पारादीप बंदरगाह बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से पढ़िए, अभी भी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था इस बंदरगाह के बारे में। चौथा है सशस्त्र बल अधिनियम यानी अफस्पा, AFSPA, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, अभी नागालैंड में इसको लागू किया गया। पांचवा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा RFID टैग के अनुपालन के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। कहां पे, दिल्ली में, नई दिल्ली में ये आयोजित किए गए हैं पूरे दिल्ली के लिए। तो ये 5 टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आज कोई एडिटोरियल्स वगैरह नहीं है, लेकिन ये 5 करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। कल से फिर एडिटोरियल्स वगैरह सब कंटिन्यू। तो आइए पहला न्यूज क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हुए चलना है। आकाश मिसाइल प्रणाली, ठीक है, आकाश मिसाइल प्रणाली क्यों है चर्चा में। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये भारत से निर्यात किया जाने वाला है, इसलिए हम लोग ध्यान से देखेंगे। आकाश मिसाइल पर प्रणाली क्यों है चर्चा में, ध्यान से बस एक एक शब्द पढ़ते चलेंगे, एकदम पॉइंट पॉइंट फॉर्मेट में है और बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है, आप लोगों को आसानी से समझ में भी आएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान की गई है। आकाश मिसाइल क्यों चर्चा में है, क्योंकि अब इसका निर्यात भारत से बाहर के देशों में भी किया जाएगा, इसलिए चर्चा में है। और इसके साथ ही निर्यात को बढ़ाने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, जो हमारा आकाश मिसाइल है, यही आकाश मिसाइल आप इमेज में देख सकते हैं, इसको भारत से बाहर के देशों में निर्यात करने को मंजूरी दे दी है। अब ये क्या है कि इसको निर्यात करने के लिए एक कमेटी भी गठित की जाएगी। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का आदेश है, तो ध्यान से पढ़िए। अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि विदित हो कि इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए कौन, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने रुचि दिखाई है। किसको खरीदने के लिए, जो हमारा आकाश मिसाइल है इसे खरीदने के लिए कौन, दक्षिण पूर्व एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के देश और अफ्रीका के 9 देशों ने अपनी रुचि दिखाई है, इसीलिए भारत इसको निर्यात करने के लिए, भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने इसके लिए परमिशन दे दिया है। और यही नहीं, आकाश के अलावा और प्रमुख उपकरणों
जैसे तटीय निगरानी प्रणाली, रडार और वायु उपकरणों में भी रुचि दिखाई गई है। ऐसा नहीं कि आकाश पे ही है, आकाश के अलावा और भी जो हमारे उपकरण है, जैसे जो समुद्र तटों पर निगरानी करने वाले जो उपकरण है, जो रडार है या जो वायु उपकरण है, इन सब चीजों पर भी रुचि दिखाई गई है। उसको भी बाहर के देश हमारे देश से अब मंगाने के इच्छुक है और हमारा देश उसको फिर निर्यात करने के लिए अग्रसर हो रहा है। आगे देखिए, रक्षा मंत्रालय के अनुसार आकाश देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है। आकाश जो है हमारे देश की महत्वपूर्ण मिसाइल है और यह 96% स्वदेशी प्रकृति की है। मतलब ये लगभग पूर्ण रूप से भारतीय है, स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है 96%, ध्यान में रखेंगे। और उल्लेखनीय है कि अब तक भारतीय रक्षा निर्यात में पूर्जे घटक आदि शामिल थे और बड़े प्लेटफार्मों का निर्यात न्यूनतम था। ये जरूर ध्यान में रखेंगे। अब ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के लिए, इससे हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। कैसे? अभी तक जो हमारे रक्षा से संबंधित जो भी निर्यात होते थे तो पुर्जे पार्ट्स होते थे, ठीक है, लेकिन अब ये पहली बार ऐसा है कि बड़े प्लेटफार्मों का निर्यात होगा। बड़े प्लेटफॉर्म यानी मिसाइल का निर्यात होगा, रडार और हवा में जो उपकरण है, इन सब चीजों का जो भारत के हैं उनका निर्यात अब बाहर होगा पहली बार। नहीं तो अभी तक रक्षा से जुड़े मामलों में जो भी निर्यात होता था तो कल पुर्जे वगैरह, पार्ट्स वगैरह, ये सब निर्यात होते थे। ये तो बहुत अच्छी खबर है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और क्या कह रहा है इसमें कि भारत सरकार ने 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने और मित्र देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उच्च मूल्य वाले रक्षा प्लेटफार्मों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने क्या किया है? 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा के निर्यात का लक्ष्य अभी रखा है, इसको प्राप्त करना है अभी। और क्या है कि जितने भी इसके मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ ये निर्यात करके अपने रणनीतिक संबंधों को और भी बेहतर करेगा। और इसके साथ साथ भारत के जो बड़े रक्षा से जुड़े हुए बड़े प्लेटफॉर्म यानी जो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, जो मिसाइल्स वगैरह है, रडार वगैरह है, ये सब निर्यात होगा, बाहर होगा, तो भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। और मंत्रिमंडल की इस पहल से देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। एक तो क्या होगा कि बाहर भेजेंगे तो जो हमारे रक्षा उत्पाद है बाहर जाएंगे तो और भी बेहतर होंगे, क्योंकि बाहर भेजेंगे तो कोई कमी ना निकले, नहीं तो लोग कहेंगे कि इंडिया से सामान आया तो ऐसा दिक्कत था। तो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी और विश्व स्तर पर फिर हमारे भी मिसाइलों और सभी चीजों के बारे में लोगों को जानेंगे और विश्व स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धा इन सब वजहों से बढ़ेगी। तो जरूर ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीजें हैं। आगे देखिए और क्या कह रहा है। हाँ, और है इसमें कि रक्षा मंत्रालय के अनुसार इससे देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। चाहिए वही वाला लाइन आ गया दोबारा, चलिए। और इससे आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों और मिसाइलों के निर्माण में अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है कि इससे आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरणों और मिसाइलों के निर्माण में अपनी क्षमताओं की वृद्धि करेगा, क्योंकि बाहर निर्यात करना है। तो अब आकाश मिसाइल के बारे में कुछ पॉइंट जान लीजिए क्या कह रहा है आकाश मिसाइल के बारे में। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यही आकाश है, देखिए जमीन से है, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसको विकसित किसने किया है? DRDO ने। और इसकी मारक क्षमता जो है वो 25 किलोमीटर है। और इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना तथा 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना में और फिर 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। और विदित हो कि वर्ष 1990 में आकाश मिसाइल की पहली परीक्षण उड़ान आयोजित की गई थी। 1990 में इसका परीक्षण किया गया था।
तो ये सारा इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि इस मिसाइल भी विमान को 30 किलोमीटर दूर व 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट कर सकती है। 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर ऊंचाई तक। और इसमें लड़ाकू जेट विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को भी बेअसर करने की क्षमता है। ये सब आकाश में मिसाइल के बारे में है, जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। और क्या कह रहा है कि आकाश मिसाइल के विकास की लागत दूसरे देशों में इसी तरह के सिस्टम विकास की लागत से 8 से 10 गुना कम है। दूसरे देशों में अगर आकाश मिसाइल की तरह कोई सिस्टम है तो हमारे यहाँ जो इसकी लागत है 8 से 10 गुना कम है दूसरे देशों से। और आकाश मिसाइल में कुछ अनोखी विशेषताएं हैं, जैसे कि गतिशीलता, अवरोधन को लक्षित करने के लिए सभी तरह से संचालित उड़ान, एकाधिक लक्ष्य नियंत्रण, डिजिटल कोडित निर्देश मार्गदर्शन और पूरी तरह से स्वचालित संचालन। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं, जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मिशन सागर। जो हम लोग देखेंगे आज क्या है, मिशन सागर थर्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्यों है चर्चा में, ये देखिए क्या है कि मिशन सागर का तीसरे चरण का है अंतर्गत क्या है, ध्यान से पढ़िए, आसानी से समझ में आएगा। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ रहता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतनी आसानी से इतने सरल शब्दों में मैटर लिख करके आता हूं कि आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। मिशन सागर के तीसरे चरण के अंतर्गत भारतीय नौसेना का पोत किल्टन 29 दिसंबर 2020 को कंबोडिया के सिहानो कबीले बंदरगाह पर पहुंच गया है। क्या है जो मिशन सागर है, ये भारत के द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट है, एक परियोजना है मिशन सागर। इसके तहत क्या है कि भारत के जो भी पड़ोसी राज्य हैं, भारत उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाता है। क्या क्या चीजें हैं डिटेल से आगे पढ़ते चलेंगे एक पॉइंट। तो अभी इस मिशन सागर का तीसरा चरण है, इसके चरण के अंतर्गत भारतीय नौसेना का पोत है जिसका नाम है किल्टन। ये 29 दिसंबर 2020 को कहां पहुंच गया है, कंबोडिया के सिहानो कबीले बंदरगाह पर पहुंच गया है। ये कुछ राहत सामग्री या कुछ चीजों को लेकर के गया है। तो आप देखिए क्यों गया है, क्यों इसको कंबोडिया के सिहानो कबीले बंदरगाह पे भेजा गया, कंबोडिया क्यों भेजा गया, ये देखिए। पहले मिशन सागर 3 से संबंधित जानकारी है कुछ, इसको पढ़ लीजिए कि भारतीय नौसैनिक जहाज कंबोडिया के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री लेकर कंबोडिया के सिहानो कबीले पहुंचा है, जिसे कंबोडिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति NDMC को सौंप दिया जाएगा। कंबोडिया में बाढ़ की स्थिति है, तो वहां पे जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए ये भारत की तरफ से पहल है मिशन सागर के तहत। मिशन सागर के तहत भारत अपने जितने पड़ोसी राज्य हैं जो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं उनके लिए जो अपने राजनीतिक कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाता है। तो भारत ने क्या किया है मिशन सागर के तहत, कंबोडिया में जितने भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं तो इसे ही भेजा है। कितना, 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री और लेकर कंबोडिया, जिसे कंबोडिया का जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति है NDMC को सौंप दिया जाएगा। और भारत की ओर से भेजी गई यह सहायता दो मित्र देशों के बीच व्यक्तिगत गहरे संबंध को दर्शाती है, भारत और कंबोडिया के, इसलिए मैं भेजा है। और क्या कह रहा है देखिए कि मिशन सागर थर्ड वर्तमान में चल रही कोविड महामारी के दौरान, देखिए क्यों, मित्र देशों को भारत की ओर से मानवता के नाते सहायता आपदा राहत पहुंचाने का एक हिस्सा है, इसीलिए ये मिशन सागर थर्ड है। इसके पहले भी परियोजना है। तीसरी परियोजना जो है एक कोविड के मद्देनजर शुरू की गई, ठीक है, कोविड-19 कोविड कोरोना के वजह से उस टाइम पे मिशन सागर थर्ड चला है। कोविड के दौर पे जितने भी भारत के मित्र राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों को मानवता के नाते जो भी सहायता प्रदान करना है, HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ये पहुंचाने का एक हिस्सा है। और यह मिशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, इसीलिए इसका नाम सागर है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एस से सिक्योरिटी, ए से एंड, जी से ग्रोथ, ए से ऑल इन द, आर से रीजन, यही है इसका फुल फॉर्म सागर, सागर का फुल फॉर्म।
तो क्या है कि सागर क्षेत्र में सभी के लिए सहयोग, जितने भी भारत के मित्र राष्ट्र हैं जो समुद्र से जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए भारत मिशन सागर थर्ड की शुरुआत कोविड-19 के दौरान राहत सामग्री ये सब पहुंचाने के लिए किया है और इसी दृष्टिकोण के अनुसार चलाया जा रहा है और यह भरोसेमंद भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को दर्शाता है कि लोग ऐसे समय में भारत पर भरोसा कर सकते हैं। और उल्लेखनीय है कि मई जून 2020 में भारतीय नौसेना के द्वारा मानव सहायता कार्यक्रम मिशन सागर 1 चलाया गया था। पहला था मई जून 2020 में, इसी बार चलाया गया, और नवंबर 2020 में मिशन सागर 2 चलाया गया और इसके तहत सूडान को खाद्य सामग्री पहुंचाई गई थी। और ये मिशन सागर 3 है, इसके तहत कंबोडिया को पहुंचाई गई थी। तो जरूर ध्यान में रखेंगे सारी चीजें। अब एक क्या है सागर विजन, भारत का सागर विजन क्या है इसके बारे में पढ़िए। क्या है सागर विजन? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर। क्या है ये, इसके बारे में कि समुद्री कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के द्वारा 2015 में नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए सागर कार्यक्रम शुरू की गई थी। 2015 में शुरू हुआ, समुद्री कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए भारत ने शुरू किया सागर परियोजना। इसमें नीली अर्थव्यवस्था यानी सागर से उत्पन्न क्या है, आगे देखिए। सागर नीति के तहत भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। हिंद महासागर एरिया में वस्तुतः भारत के दूरगामी समुद्री दृष्टिकोण के संकुचित होने के कारण भारत हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक रूप से काफी पिछड़ भी रहा था। इसीलिए भारत ने 2015 में मिशन सागर की शुरुआत की, मिशन सागर ने सागर विजन की शुरुआत की। और इसके साथ और हिंद महासागर चीन और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनता जा रहा था इसी वजह से। और चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति के तहत भारत को घेरने की कार्य योजना पर बढ़ते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर से लेकर श्रीलंका यानी हवटटोटा पोर्ट, मालदीव मराव पोर्ट, बांग्लादेश चटगांव पोर्ट समेत म्यांमार तक अपने समुद्री प्रभाव का विस्तार किया है। इसीलिए भारत ने जो हिंद महासागर का रेंज है यहाँ पर अपने कूटनीतिक प्रयासों के चलते अन्य जो उसके तटीय देश हैं, जो मित्र राष्ट्र, उनके साथ अपने संबंध को मजबूत कर रहा है। और इसके साथ ही चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में भी अपनी पहली सैन्य चौकी बनाई है। तो ये इन सब वजहों से। और चीन के जवाब में पिछले कुछ वर्षों से समुद्री कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के द्वारा कई नीतियां चलाई गई हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। और इनमें सागर कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, जिसके तहत भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए मित्र देशों को सहायता प्रदान करती है। इससे संबंध मजबूत होंगे। और भी इसके अलावा भी कुछ ऑपरेशंस हैं जो भारतीय सेना द्वारा चलाए जाते हैं। मानवीय सहायता मिशन है, जैसे ये तो है ही है। एक है ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला जो है, वनीला ऑपरेशन को चक्रवात डायने के द्वारा मचाई गई तबाही के बाद मेडागास्कर के प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। ये मेडागास्कर के प्रभावित लोगों के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। चक्रवात डायना जब वहां पे तबाही मचाया था तब ऑपरेशन मैत्री चला था 2015 में। इसमें भूकंप ग्रस्त क्षेत्र नेपाल में भारतीय सेना का राहत व बचाव कार्य था ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन राहत भी चला था 2015 में ही। और 2015 की यमन में जो त्रासदी हुई थी, यमन त्रासदी में सऊदी अरब व उसकी साथी सेना के हस्तक्षेप के दौरान भारतीय नागरिकों व अन्य देशों के नागरिकों को यमन से बाहर निकालने का, तो ये सब मिशन भारत द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पारदीप बंदरगाह के विकास से जुड़ी परियोजना को मंजूरी मिल गई है। तो ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। क्या है, कैसे, एक एक चीज देखते हुए चलें। क्या कह रहा है ये देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति यानी CCEA कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पारादीप बंदरगाह में
पारादीप बंदरगाह में, अभी आगे देखेंगे और भी डिटेल से पढ़ेंगे अभी पारादीप बंदरगाह के बारे में भी। तो क्या कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह में केप आकार के जहाजों के, ये जो आप इस टाइप के जहाज देख रहे हैं, ये सब जो जहाज है, इन जहाजों को केप जहाज कहा जाता है, कि केप आकार के जहाजों के, ये सब जो जहाज है सब केप आकार के, आवागमन के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी साझेदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर पश्चिमी बेसिन के विकास समेत आंतरिक बंदरगाह से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत और उन्नत करने से जुड़ी हुई परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, अभी ये हुआ है, सीसीईए ने दिया है, कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने। तो क्या क्या खास है पारादीप बंदरगाह के विकास से जुड़ी परियोजनाओं में, ध्यान से देखते हुए चलिए। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट यानी पीपीटी, जो कि भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख बंदरगाह है। जो पीपीटी है, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, ये भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख बंदरगाह है और इसका प्रशासन बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 यानी मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत किया गया है, जिसकी शुरुआत 1966 में लौह अयस्क के निर्यात के लिए एकल वस्तु बंदरगाह यानी मोनो कमोडिटी पोर्ट के रूप में की गई थी। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, ये भारत सरकार के अधीन एक बंदरगाह है, ठीक है ना। आगे देखिए, और इसकी शुरुआत 1966 में लौह अयस्क के निर्यात के लिए की गई थी और गत 54 वर्षों में इस बंदरगाह ने खुद को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया है और साथ ही विभिन्न प्रकार के आयात निर्यात के सामानों को संभालने के लिए अपने आप को उपयुक्त बनाया है। कौन से बंदरगाह ने? पारादीप बंदरगाह ने, जो भारत के अधीन है। और देखिए क्या कहना है कि इन सामानों में लौह अयस्क, क्रोम अयस्क, एल्यूमिनियम की सिल्लियां, कोयला, पीओएल, उर्वरकों के कच्चे माल, चूना पत्थर, क्लिंकर, स्टील के तैयार उत्पाद, कंटेनर आदि शामिल है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, क्यों इस सामानों के बारे में कि गत 54 वर्षों में इन सब चीजों के मतलब आयात और निर्यात के जो सामान है, इनको संभालने के लिए, तो यही सब सामान है जिनका आयात निर्यात किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। और विशेष तौर पर इस बंदरगाह के इर्द गिर्द कई इस्पात संयंत्रों की मौजूदगी की वजह से कोकिंग कोल एवं फ्लस्क के आयात और स्टील के तैयार उत्पादों के निर्यात की बढ़ती मांग को देखते हुए, साथ ही इस बंदरगाह के इर्द गिर्द के इलाकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी क्षमता को उन्नत करना वर्तमान समय की जरूरत थी। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है, इस बंदरगाह के इर्द गिर्द मतलब आसपास के जगहों में इस्पात संयंत्रों की मौजूदगी है, जिस वजह से लोग कोकिंग कोल और फ्लस का आयात करते थे और स्टील के तैयार उत्पादों के निर्यात की बढ़ती मांग को देखते हुए उसी बंदरगाह के आसपास के एरिया की क्षमता को बढ़ाया, उसको उन्नत बनाया। ठीक है, तो ये सब जरूरत थी, इसी वजह से इसकी परियोजना को मंजूरी मिली। तो क्या कह रहा है इस परियोजना के बारे में, कि क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, क्या हेडिंग है अगली हमारी, कि पारादीप बंदरगाह के विकास से जुड़ी प्रस्तावित परियोजना के बारे में। अब देखिए क्या पॉइंट कह रहा है यहाँ पे, इस परियोजना के प्रस्ताव के बारे में क्या क्या बातें हैं। इस प्रस्तावित परियोजना में बीओटी आधार पर रियायत पाने वाली चयनित कंपनियों द्वारा, बीओटी आधार पर रियायत पाने वाली कंपनियों के द्वारा जो केप आकार के जहाज हैं, ये सब जो जहाज होते हैं ये बड़े बड़े वाले, इनको केप आकार के जहाज कहा जाता है, कि आवागमन की सुविधा के लिए 25 MTPA यानी मिलियन टन प्रति वर्ष। MTPA का मतलब क्या हुआ, M का मतलब मिलियन, T का मतलब टन, P का मतलब प्रति, A का मतलब एनुअल, प्रति वर्ष, प्रति एनम, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मिलियन टन पर एनम, ये जरूर ध्यान में रखेंगे क्या क्या चीजें।
कि 25 MTPA की चरम क्षमता वाले पश्चिमी गोदी बेसिन के 2 चरणों में निर्माण की परिकल्पना की गई है। ये जो परियोजना बन रहा है, और प्रत्येक चरण में 12.50 MTPA क्षमता का निर्माण किया जाएगा। मतलब इतनी क्षमता प्रत्येक चरण में, इतना माल आवाजाही, वहां पे आयात निर्यात या लोडिंग अनलोडिंग, वहां पे उतारना, ये सब क्षमता ये इसमें निर्यात किया जा रहा है। तो ध्यान में रखेंगे, एनुअल की बात की गई है। और क्या कह रहा है कि पारादीपी पोर्ट ट्रस्ट केप आकार के जहाजों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए ब्रेक वाटर एक्सटेंशन एवं अन्य सहायक सुविधाओं समेत परियोजना का सामान्य सहायक बुनियादी ढांचा प्रदान करने का कार्य करेगा। जो पारादीप पोर्ट ट्रस्ट है, यानी जो पीपीटी है, पीपीटी क्या करेगा वहां पे कि इन जहाजों के, जो केप आकार वाले जहाज हैं, इनके आवागमन को उनकी सहूलियत के लिए ब्रेक वाटर एक्सटेंशन, ठीक है, पानी में रुकने वाले एक्सटेंशन, और भी उससे जो 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 बेसिक सुविधाएं होती है एक जहाज को तट पे रुकने के लिए, सामान लोड अनलोड करने के लिए, वो सब बेसिक स्ट्रक्चर को पूरा करेगा पीपीटी। और क्या कह रहा है कि इस परियोजना को रियायत पाने वाली चयनित कंपनियों द्वारा बीओटी आधार पर विकसित किया जाएगा, जबकि पोर्ट इस परियोजना के लिए सामान्य सहायक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। और इस परियोजना की अनुमानित लागत 3004.63 करोड़ रुपए है। और इसमें रियायत पाने वाली चयनित कंपनियों द्वारा क्रमशः 2040 करोड़ रुपए और 352.13 करोड़ रुपए की लागत से बीओटी के आधार पर नए व पश्चिमी बेसिन का विकास और पूंजी उगाही भी शामिल है। तो ये सब अपने कॉन्सेप्ट के तरीके पे ध्यान रखेंगे। और इस परियोजना के लिए सामान्य सहायक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की दिशा में पारादीप पोर्ट का निवेश 612.50 करोड़ रुपए का होगा। और इस परियोजना के शुरू होने के बाद कोयले, चूना पत्थर के आयात, मतलब इसको मंगाया जाएगा, के अलावा पारादीप बंदरगाह के आसपास बड़ी संख्या में स्थापित जो इस्पात संयंत्र हैं, उनकी मौजूदगी को देखते हुए दानेदार स्लैग और स्टील के तैयार उत्पादों के निर्यात संबंधी जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा। जो वहां पे इस्पात संयंत्र है, जहां पे ये सारी चीजें बनती हैं। इस परियोजना से लाभ क्या होगा? ये जो गोदी बनेगा, गोदीवाड़ा, आप लोगों ने गोदीवाड़ा पढ़ा होगा प्राचीन भारत में, वही गोदीवाड़ा की बात कर रहा है। ये जो गोदी बनेगा, इस परियोजना से लाभ क्या होगा? इस गोदी का निर्माण होने के बाद पारादीप बंदरगाह की गिनती विश्व स्तरीय और आधुनिक बंदरगाहों में होने लगेगी, क्योंकि जिस तरीके की परियोजना वहां पे बनाई जा रही है उस तरीके का होगा। और यह परियोजना निम्न अन्य तरीकों से भी लाभ प्रदान करेगी कि बंदरगाह पर भीड़ को कम करेगी, क्योंकि बड़ी परियोजना है, समुद्री माल भाड़ा में कमी कर कोयला के आयात को सस्ता बनाएगी, और बंदरगाह के आसपास के क्षेत्रों की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों का सृजन भी करेगी। और ज्ञातव्य है कि बंदरगाह की मौजूदा कार्गो क्षमता, जो अभी वर्तमान में जो बंदरगाह है उसका 115 MT यानी मिलियन टन है, जिसे 2030 तक 400 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी बंदरगाह की जो मौजूदा कार्गो क्षमता है माल आवाजाही का, वो 115 मिलियन टन है, लेकिन इसको 2030 तक बढ़ा के 115 मिलियन टन से 400 मिलियन टन करने की योजना है। और गोदी के निर्माण के बाद यहाँ 1.5 टन कार्गो वाले जहाज भी आसानी से आ जा सकेंगे, बड़े जहाज भी आसानी से आ जा सकेंगे। और क्या कह रहा है कि परियोजना को पूरा होने के बाद बड़े जहाज भी यहाँ आसानी से संभाला जा सकता है, जिनके लिए 18 मीटर ड्राफ्ट की आवश्यकता होती है। बड़े जहाज भी यहाँ पे आ जाएंगे, और इन जहाजों को यहाँ डॉक करने से लॉजिस्टिक की लागत भी कम होगी, कि कहीं और पे इनको जो रोका जाता है तो सब जो लागत लगते हैं वो सब भी बचेंगे। अब यहाँ पे पारादीप बंदरगाह के बारे में जान लीजिए, कहाँ है पारादीप बंदरगाह, क्या है, इसके बारे में जानिए कि पारादीप बंदरगाह भारत के ओडिशा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में है। कहां पे है? ओडिशा राज्य में जगत सिंहपुर जिले में। और बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और यह महानदी के बंगाल की खाड़ी में बह जाने के स्थान पर है, जहां से महानदी बंगाल की खाड़ी में जब मिल गई, बह गई, तो वहां से। और एक गहरे पानी का बंदरगाह है, जिस कारण से यहाँ बड़े समुद्री जहाज आ और जा सकते हैं, क्योंकि गहरा है वहां पे। और यह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है।
कहां पे? पारादीप, ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफस्पा, AFSP है। क्या है अफस्पा? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। क्या कह रहा है इसके बारे में? ध्यान से पढ़ें, क्यों चर्चा में अभी, कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे नागालैंड राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, जब भारत आजाद हुआ था तब से इन राज्यों में, ये राज्य में उग्रवाद बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे अफस्पा लागू है। अफस्पा का मतलब है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। जिस राज्य में अफस्पा लागू हो जाता है वहां पे मिनिमम 3 महीने के लिए हमारे सशस्त्र बल यानी सेना वहां पे रहती है, वहां पे सेना का नियम चलता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, अफस्पा के लिए नागालैंड राज्य को बढ़ा दिया गया है 6 महीने के लिए अफस्पा को। यहाँ पे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान से पढ़ेंगे अफस्पा के बारे में, बाकी चीजों के बारे में। अफस्पा 1958 से ही पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है। कब से? 1958 से ही पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू है और ये हर 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता रहा है। जबकि नागालैंड राज्य का गठन 1963 में किया गया था। नागालैंड 1963 में बना, लेकिन उसके पहले 1958 से बाकी जो राज्य है उनमें लागू था। ठीक है, और गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संपूर्ण नागालैंड राज्य की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र ऐसे अशांत और खतरनाक स्थिति में है जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए वहां पे अफस्पा हमारे भारत के जितने भी पूर्वोत्तर राज्य वहां पे लागू है। आगे देखिए, गौरतलब है इससे पहले 1 जुलाई को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया था, 1 जुलाई को भी, और अफस्पा की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया गया था। फिर से 6 महीना के लिए बढ़ा दिया गया। क्या कह रहा है कि भारत में अब सशस्त्र अधिनियम अफस्पा के बारे में पढ़िए कि क्या है अफस्पा। ठीक है, भारत में सबसे पहले अंग्रेज सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए 1942 में अफस्पा के लिए एक अध्यादेश के जरिए लागू किया था। 1942 का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने 1942 में अफस्पा एक अध्यादेश के जरिए लागू किया था। और आजादी के बाद 1947 में तत्कालीन अशांत स्थितियों से निपटने के लिए इसी अध्यादेश के प्रावधानों के मुताबिक 4 अलग अलग अध्यादेश भी लाए गए हैं। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत सी क्षेत्रीय शक्तियां थी जो एकजुट नहीं होना चाहती थी, वो अपना अलग अलग स्वतंत्र चाहती थी। और क्या कह रहा है इसमें, और साल 1948 में केंद्र सरकार ने इन चारों अध्यादेशों को मिलाकर एक समग्र सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून बनाया। कब? 1948 में। और बाद में इस कानून को भारत सरकार ने 1957 में निरस्त कर दिया था और 1958 में अफस्पा कानून लाया गया, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और आजादी के बाद नागालैंड समेत देश के पूर्वोत्तर इलाके में उग्रवाद तेजी से पनप रहा था और उग्रवाद से निपटने के लिए सेना की जरूरत महसूस हुई, इसीलिए अफस्पा कानून लाया गया। ये ध्यान में रखेंगे। और उग्रवाद के विरुद्ध इस कार्रवाई में सेना की मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को केंद्र सरकार ने अफस्पा कानून पारित किया और साल 1972 में इसमें कुछ संशोधन भी किया गया। इस कानून के तहत केंद्र या राज्य सरकार के पास, ये ध्यान से पढ़ेंगे, किसी भी भारतीय क्षेत्र को अशांत घोषित करने का अधिकार होता है। ये जो कानून अफस्पा बना है, इसके तहत कहीं भी उग्रवाद की स्थिति होती है तो केंद्र या राज्य सरकार कोई भी भारतीय क्षेत्र को, मतलब राज्य अपने राज्य क्षेत्र को, और केंद्र सरकार चाहेगी तो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकती है। और अफस्पा कानून की धारा 3 के तहत अगर केंद्र सरकार की नजर में कोई क्षेत्र अशांत है तो इस पर वहां के राज्य सरकार की भी सहमति होनी चाहिए कि वो क्षेत्र अशांत है या नहीं। अगर केंद्र को लगता है कि अशांत है तो ऐसा नहीं कि केंद्र अपने उस पे, यह है कि वहां के राज्य सरकार भी अगर बोलेगा कि हाँ अशांत है तो फिर अफस्पा लागू कर दिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकारें केवल सुझाव दे सकती है, उनके सुझाव को मानना या न मानने की शक्ति राज्यपाल अथवा केंद्र के पास होती है। ध्यान में रखेंगे अफस्पा से संबंधित। और अफस्पा के तहत एक बार कोई क्षेत्र अशांत घोषित हो जाता है तो
कम से कम 3 महीने तक वहां सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है। जरूर ध्यान में रखेंगे अफस्पा के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा RFID रैपिड टैग के अनुपालन के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कहां दिए गए हैं? दिल्ली में। ध्यान से देखिए कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के 13 टोल प्लाजा पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली, ये जो RFID है क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली के सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिए हैं। ये टोल प्लाजा पर होते हैं। क्या है इनका? ध्यान से देखिए इनके बारे में ध्यान से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनके बारे में कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संज्ञान में यह लाया गया था कि 14/8/2020 से ही, यानी 14 अगस्त 2020 से RFID को दिल्ली के 13 टोल प्लाजा पर पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। ये 14 अगस्त 2020 से ही ये था, लेकिन लागू नहीं किया जा रहा है। और RFID टैग या टैग में बिना पर्याप्त धनराशि के वाणिज्यिक वाहनों को छूट भी दी जा रही है। ठीक है ना? और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग या जिनके टैग में पर्याप्त धनराशि नहीं है, उन वाणिज्यिक वाहनों को 1 जनवरी से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1 जनवरी से यह परमिशन बंद हो गया है जिनमें RFID टैग नहीं है। तो आगे देखिए और क्या कह रहा है कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के मदद में यह कदम उठाया गया है। जिनके पास RFID टैग नहीं होगा वो गाड़ियां 1 जनवरी से दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। और दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में 13 टोल प्लाजा पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली को स्थापित किया गया है। जिनके पास RFID टैग नहीं होगा वो गाड़ी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएगी। RFID टैग वायु की गुणवत्ता मतलब गाड़ी के पोल्यूशन के ऊपर होता है। अभी आगे देखेंगे क्या है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में लगभग 70% वाणिज्यिक वाहन यानी कमर्शियल वैन गाड़ियां जितनी भी हैं उनका प्रवेश इन्हीं 13 टोल प्लाजा के माध्यम से होता है, इन्हीं 13 के द्वारा 70%। इसीलिए इन्हीं 13 टोल प्लाजे पे ये चीजें की गई हैं। अब क्या है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली? RFID क्या है ये देखिए। क्या है RFID? ईंधन, समय बचाने और प्रदूषण में कमी लाने तथा यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के क्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम शुरू किया था। NETC राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल ये शुरू किया गया था ईंधन, समय, बहुत कुछ बचाने के लिए। और इसके माध्यम से RFID प्रौद्योगिकी पर आधारित फास्ट टैग के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क वसूली की सुविधा प्रदान की जा रही थी। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि फास्ट टैग 1 जनवरी से सभी गाड़ियों में जरूरी है। और यही इसने कहा कि दिल्ली ने के फास्ट टैग से आधारित है, तो कोई दिल्ली में नहीं आएगा 1 जनवरी से जिसके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है। आगे देखिए और क्या कह रहा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रेडियो तरंगों के उपयोग पर आधारित एक ऐसी तकनीक है जिसमें टैग की गई वस्तु की पहचान के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो भी टैग लगा होगा आपकी गाड़ी में, रेडियो तरंगों के जगह के उपयोग से वो स्कैन कर लेगा और जो भी अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा और गाड़ी फिर क्रॉस करेगी। और इसका उपयोग कई वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें किसी आपूर्ति श्रृंखला में वस्तुओं को की ट्रैकिंग से लेकर लाइब्रेरी की किताबों तक को ट्रैक करना शामिल है। जो बारकोड होता है ना, एक्चुअली बारकोड नहीं है, उसी टाइप का है। ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक मूलतः 2 भागों में आधारित है। पहला टैग और दूसरा इस टैग को रीड करने वाला यंत्र। एक तो टैग होगा जो लगेगा गाड़ी में और एक तो गाड़ियों में लगेगा, और जो भी टोल प्लाजा है वहां पे उसको पढ़ने वाला कोई भी यंत्र लगा रहेगा जो इसको स्कैन करेगा। ठीक।
और इसमें जहां एक और टैग को रीड करने वाला यंत्र रेडियो तरंगे छोड़ता है एवं RFID टैग को पुनः तरंगों या संकेतों को वापस प्राप्त करता है, वहीं दूसरी ओर RFID टैग रेडियो तरंगों का उपयोग अपनी पहचान और अन्य सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए भी करता है। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और प्रत्येक RFID टैग में एक छोटा सा रेडियो ट्रांसपोर्टर, एक ट्रांसमीटर और एक रेडियो रिसीवर भी होता है। आमतौर पर टैग को कारों, यात्री ट्रेनों या बसों, किताबों आदि से चिपका दिया जाता है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक बार कोड से काफी तेज है। बार कोड की तरह ही होता है लेकिन उससे तेज है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत से सामानों में देखे होंगे बार कोड लगा होता है। आप लोग अगर बड़े बड़े मॉल वगैरह में जाते हैं तो वो लोग क्या है कि हर सामान का रेट नहीं याद रखते, गए जो जहाँ काउंटर पे बिलिंग होती है बार कोड स्कैन करते हैं, अमाउंट अपने आप बता जाता है। तो ये होता है ये टेक्निक, तो बार कोड से लेकिन तेज होता है, क्योंकि इसमें एक साथ कई RFID टैग को कई बार रीड किया जा सकता है। एक साथ ही बहुत कोड को रीड किया जाएगा, जबकि बार कोड तकनीक में एक समय में केवल एक बार कोड को ही रीड किया जाता है। आप देखें सामान वगैरह स्कैन करने के लिए लगाता है तो एक एक सामान उठा के लगाता है। इसमें क्या होगा, इसका कहीं भी किया जा सकता है। आप कोई भी सामान, इतना सारा सामान रखे वो सबको एक साथ कंक्लूड करके बिलिंग कर देगा। ठीक, तो ये है ये। और क्या क्या कह रहा है, उल्लेखनीय है कि 1970 के दशक से ही यह तकनीक मौजूद थी, लेकिन इसका प्रयोग व्यापक रूप से अभी किया जा रहा है। तकनीक इसी समय से मौजूद थी और भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्रदान करने के लिए इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसे फास्टैग प्रणाली भी कहा जाता है। फास्टैग अभी वहां पे आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया था, फास्टैग से संबंधित आर्टिकल अभी 1-2 दिन पहले। 1 जनवरी से सभी लोगों को, सभी गाड़ियों के लिए ये भारत में लागू कर दिया गया है फास्टैग रखना। आगे देखिए। और टोल प्लाजाओं पर टोल कलेक्शन सिस्टम से होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू किया है, और इसके उपयोग से टोल प्लाजाओं पर समय और ईंधन की बचत के साथ साथ डिजिटल इंडिया को बढ़ावा और VIP कल्चर समाप्त करने में मदद मिली है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा, और टोल पे आके लोग कहते हैं कि नहीं मैं VIP हूँ, ये है वो है, मैं नहीं दूंगा, तो इस तरीके का कल्चर समाप्त। टैग है तो आप जाएंगे, नहीं है तो नहीं जाएंगे। फास्टैग है आपकी गाड़ी में तो आप जाएंगे, मतलब सभी लोग देंगे टैक्स। ठीक है, तो ये होना भी चाहिए। अब रेडियो तरंगे क्या होती है, क्योंकि RFID पूरा उसी से काम करता है। तो क्या होती है रेडियो तरंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हाँ ये सब 8वीं 9वीं के साइंस के किताब में पढ़ाया जाता है। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है, तथा दूसरी भाषा में कहें तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे और विभिन्न संचार प्रौद्योगिकी जैसे कि टेलीविजन, मोबाइल फोन, रेडियो संचार में इनका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। और रेडियो तरंगों के विभिन्न प्रकारों में माइक्रोवेव तरंगे, अवरक्त तरंग, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी UV किरणें, एक्सरे और गामा किरण इत्यादि शामिल है। ये सब रेडियो एक्टिव तरंगे होती हैं। और उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के गुणों का अध्ययन मैक्सवेल द्वारा किया गया था, लेकिन इस पर व्यापक रूप से इस प्रयोग और इसकी पुष्टि 1887 में हेनरिक हर्ट्ज द्वारा किया गया। सब आपने पढ़ा होगा पहले भी। और उल्लेखनीय है कि हेनरिक हर्ट्ज के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग की फ्रीक्वेंसी की इकाई का नाम फिर हर्ट्ज कर दिया गया। ठीक है, बिजली की इकाई का नाम, इलेक्ट्रिक की इकाई का नाम क्या है, हर्ट्ज है। और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है उसके बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी में ये सब सारी चीजें हैं, इसी ने RFID टेक्निक को लाया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया गया है, और इस आयोग में एक अध्यक्ष और 17 सदस्य होते हैं। और वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु निर्मित इस नए आयोग ने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण EPCA का स्थान ले लिया है। एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी का स्थान इसने ले लिया है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। और वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहतर तालमेल, अनुसंधान, पहचान और
वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए काम करने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया है और यह आयोग दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन में अंतर्राज्यीय सहयोग तथा जन भागीदारी को सुचारू बनाने के लिए बनाई गई अन्य सभी समितियों का स्थान भी लेगा। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब इस आयोग के कार्य क्या है, क्या है इस आयोग के कार्य, वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो आयोग है इसके कार्य क्या है। आयोग के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता के संरक्षण और इसमें सुधार के लिए सभी उपाय करने, निर्देश देने और शिकायतों पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा और आयोग पर्यावरण में विभिन्न स्रोतों से प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन के मानक भी तैयार करेगा और प्रदूषण संकट पर अंकुश लगाने के लिए इसके द्वारा निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए आयोग को कार्यकारी अधिकार दिए गए हैं और इसके लिए दंड के क्या प्रावधान है कि किसी प्रदूषणकारी स्थल पर कार्रवाई के दौरान बाधा उत्पन्न करने पर आयोग को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 94 के तहत स्थल को बंद करने, जांच करने के संदर्भ में वारंट जारी करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। तो ये सब इसके तहत दंड के प्रावधान है और आयोग के आदेशों का पालन न करने पर जुर्माने के साथ साथ 5 साल तक की कैद हो जाएगी और जुर्माने की रकम को 1 करोड़ या उससे अधिक भी किया जा सकता है और अध्यादेश के तहत अपराध गैर संज्ञेय होगा और यह राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत सुनवाई योग्य भी होगा। तो इन सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या क्या है और कैसे। इससे जुड़े हुए 1-2 प्रश्न है, आप लोग देखिएगा। तो मैंने सोचा कि जो टॉपिक पढ़ा है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे डिस्कस कर लूं 1-2। तो क्या है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु निर्मित इस आयोग ने आयोग पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण का स्थान ले लिया है। आयोग के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता के संरक्षण और इसमें सुधार के लिए सभी उपाय करने, निर्देश देने और शिकायतों पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इनमें से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। क्या होगा एबीसीडी में से सही? इसका सही आंसर होगा सी, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। आप लोग देख लेंगे उत्तर सी और ये है इसका एक्सप्लेनेशन। अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। अगला सवाल, सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकासबद्ध, ये बद्ध होगा, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत सरकार के द्वारा 2015 में नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए सागर ग्रोथ एंड ऑल इन द रीजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति के जवाब में भारत ने इसे शुरू किया है। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 व 2, न तो 1 न ही 2। तो इसका भी आंसर होगा सी। क्या होगा इसका सही जवाब? सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। इसमें ये सब ध्यान में रखेंगे। ये इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अकेडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे जरूर फॉलो कर लेंगे। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए कि जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ही से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगा, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो कल फिर हम लोग 10:30 बजे अपने इसी क्लास में मिलेंगे और अभी 1 बजे ही मिलेंगे हम लोग अपने यूट्यूब पे इंडियन पॉलिटी के साथ। ठीक है, इंडियन पॉलिटी चल रहा है और आज हम लोग पढ़ेंगे इस पे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। तो ध्यान से अभी 1 बजे में मिलेंगे यूट्यूब पे और फिर कल फिर 10:30 बजे हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।